स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। 9th क्लास, आज 13 जनवरी और दिन है बुध। आप लोगों का मजमून उर्दू और लेक्चर नंबर आप लोगों का है 6। लेक्चर नंबर 6 है और सबक नंबर भी आप लोगों का 6 ही है, जिसका उन्वान है पंचायत। ठीक है, और इसके मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। मुसन्निफ का नेम है मुंशी प्रेमचंद, जिनकी तारीख पैदाइश है 1880 और तारीख वफात है 1936। यहाँ पे नेम लिखना था। और सबक का नाम है पंचायत और इसकी सिंफ है अफसाना। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार यानी जो अफसाना है वो मुख्तसर होता है। वहदत तासुर और जामियत, इसमें एक ही तासुर पाया जाता है और जामे होता है। ये जामियत यानी एक मुकम्मल कहानी होती है। इसकी बुनियादी सिफात हैं, बुनियादी सिफात यानी इसकी बुनियादी खूबियां हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो नसूह सलीम की गुफ्तगू लेसन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो एक उसकी सिंफ क्या थी, वो था एक नावल। ठीक है, नावल आप लोगों को बताया था कि नावल जो होता है वो एक लंबी कहानी होती है, मैक्सिमम 300 पेजेस पर जो है वो मुश्तमिल एक कहानी होती है। जबकि अफसाना एक ऐसी कहानी होती है जिसको पढ़ने में आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आप जो है उस कहानी को ख़त्म कर लेते हैं। और इस कहानी ये मुकम्मल कहानी होती है एक। ठीक है ना, अफसाना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे सफ़ा नंबर, अगर आप ओपन कीजिए 44 है मेरे पास, सफ़ा नंबर 44। यहाँ पे अफसाना की आपको डेफिनेशन भी पूरी नजर आएगी। यही आप लोगों का तहरीर है यहाँ पे भी कि पंचायत प्रेमचंद का अफसाना है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार, वादत तासुर और जामियत इसकी बुनियादी सिफात है। इससे पहले रीडिंग करने से पहले, ख़वानी करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। मुसन्निफ का तारुफ सफ़ा नंबर 35 पे है। सफ़ा नंबर 35 पे आए जी। मुंशी प्रेमचंद ये गैर मुस्लिम राइटर हैं, मुसन्निफ हैं। ठीक है, तो इनकी तारीख पैदाइश है 1880 और तारीख वफात है 1936। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। धनपत राय उनका असल नाम है। जिला बनारस के एक गांव मल्ही में पैदा हुए। ये देखिए, आप एक लाइन पढ़ते हो तो एक लाइन में ही आप लोगों को 2-3 MCQs आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है ना, कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, ये भी एक अहम MCQs है आप लोगों का। जिला बनारस के गांव मल्ही में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। मुदर्रिस हो गए का मायने क्या होता है, यानी उस्ताद, टीचर बन गए वो। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज किया। यानी एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था जहाँ से उन्होंने सरकारी मुलाजमत का आगाज किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। यानी मुलाजमत भी की और साथ साथ उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। चुनाचा 1919, 9 साल यानी गुजर गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। 1919 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया और 1921 में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। 1921 में उन्होंने क्या किया कि अपनी मुलाजमत छोड़ दी, यानी रिजाइन कर दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कारनामों में मशगूल हो गए। मुकम्मल तौर पर वो जो थे उन्होंने अदब में जो था ना अपनी खिदमात पेश करना शुरू कर दी और वो उसी में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मुलाजमत से भी रिजाइन कर दिया। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, ये एक तंजीम है जिसका नाम जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत की और इसी साल बनारस में वफात पाई। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और इनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए। अगर प्रेमचंद के बारे में उनके अफसाने वगैरह पढ़ें तो उन्होंने बहुत कुछ इनकी अपनी की ज़िंदगी के मुतालिक भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिसे अफसाने की सूरत में भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को भी उन्होंने तहरीर किया है।
उनके अफसानों ज़्यादातर इन्होंने यानी जागीरदारों का, कमज़ोर लोगों पर जो इस्तेहसाल करना, उन पर जुल्म करना, जबर करना, इस तरह की तहरीरें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है ना। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। देखिए यही लाइन आप लोग कि उनके जो अफसाने हैं, जो उनकी मुख्तसर कहानियाँ थी, उन्होंने हमेशा जो है वो नेकी को गालिब रखा है, किस पर? बदी पर। कि आखिरकार जो है बदी की जो है वो शिकस्त होती है उनके अफसानों में। इनकी ज़बान सादा, यानी उनका असलूब बयान जो था वो सादा था, उनका अंदाज़ बयान, उनका बयान करने का तरीका जो था वो सादा था, यानी सादा ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया। यही बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को की है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड वाक़यात हैं बहुत सारे उन्होंने तहरीर किए हैं। उर्दू अदब में आप लोगों को उनकी अपनी ही ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि मकामी वाक़यात, जो उनके इर्द गिर्द जो वाक़यात रूनुमा होते थे और जो हक़ाइक़ यानी हकीकतें जो थी, उन्होंने उनको मौजू बनाया, उनको टॉपिक्स बनाकर अपनी तहरीरें लिखी, ठीक है। इनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, यानी माशरे को उस वक्त जो लोगों को मसाइल दरपेश थे, उन्होंने उन मसाइल को जो था वो उन मसाइल को अपनी तहरीरों में इस्तेमाल किया। नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदा पर है। इनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं जिनमें तनू पाया जाता है। उन्होंने करीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक़ किरदार पेश किए। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमू में सोज़े वतन, प्रेम 25सी, प्रेम 40सी, ज़ादेरा और वारदात ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे, ना सिर्फ अफसाने बल्कि उन्होंने नावल भी लिखे जिसमें मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गियोदान को ज़्यादा शोहरत मिली। अब देखिए उनकी आप लोगों ने यहाँ पे उनके अफसानों के नेम भी दिए गए हैं और नावलों के नेम भी दिए गए हैं। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे अपना पंचायत। टॉप पे आप लोगों को राइटर का नेम लिखा हुआ नजर आएगा, मुंशी प्रेमचंद। अच्छा जी, पंचायत। आप लोगों में से अक्सर बच्चे जो हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि पंचायत का मानी क्या है, क्या मफहूम है पंचायत का। एक सालिसी कमेटी, ठीक है ना, जिसमें जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, यानी कि अगर कोई लड़ाई हो गई है या कोई झगड़ा हो गया है दो फरीकैन का, दो ग्रोहों का, दो लोगों का, तो क्या होता है कि गांव के जो बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग हैं या जो असर और रसूख वाले लोग हैं जिन पर लोग जो हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको बुलाकर एक सालिसी कमेटी मुकर्रर की जाती है जिसमें जो है जिसको कोई भी मसला दरपेश होता है या कोई भी झगड़ा करने वाले जो दो फरीकैन होते हैं वो अपने मसाइल या अपने झगड़े की नौयत जो है वो उनके सामने पेश करते हैं और फिर उस बात का जो है फैसला किया जाता है। उसी सालिसी कमेटी में से यानी कुछ अरकान लिए जाते हैं, कुछ पंच मुकर्रर किए जाते हैं जो फैसला करते हैं दोनों फरीकैन के दरमियान, ठीक है ना। और ये इस सूरत हाल में क्या होता है कि कोर्ट कचहरी नहीं जाया जाता, एक तरह की अदालत ही है जो गांव के मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं, मुअज़्ज़िज़ीन खुद ही मतलब फैसला कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पंचायत के मानी मफहूम अक्सर आप लोगों में से हो सकता है किसी को अंदाज़ा भी हो, किसी ने देखा भी हो पंचायत, किसी ने सुना भी हो पंचायत के बारे में। और ये ज़्यादातर क्या है, ये गांव में पंचायत होती है, क्योंकि शहरों में तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी थाना कचहरी में जाकर जो है वो अपनी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा देते हैं। लेकिन गांव के लोग क्या है, गांव के लोग जो हैं वो गांव के जो कहने के जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, गांव के जो बुज़ुर्ग और ज़्यादा असर और रसूख रखने वाले लोग जो हैं उनके पास चले जाते हैं कि अपने फैसले करवाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात जो ये है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है जी, पंचायत जो इसका मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि जब भी किसी को मुंसिफ मुकर्रर कर दिया जाता है तो उसके लिए क्या होता है, फिर सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ होती है वो हक़ पर फैसला करना होता है। ये नहीं होता कि अगर कोई आपका दोस्त है तो आप अपनी दोस्ती की वजह से जो है उसको जो है थोड़ा सा उसको फेवर दे दो। ऐसा नहीं है कि जब अल्लाह ताला ये पन जो है, कहते हैं कि पन की ज़ुबान खुदा की ज़ुबान है, इसी में आप इस लेसन में आप लोग पढ़ेंगे
कि किस तरह से जब किसी को जो है इंसाफ की कुर्सी मिल जाती है तो उसके लिए अदल करना जो है वो कितना अहम हो जाता है। फिर वो हर चीज़ से बालादर होके, चाहे उसका कोई अपना रिश्तेदार है या उसकी दोस्ती है या उसकी जितनी भी गहरी कोई रिश्तेदारी है, उसको फिर जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जाता। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, अदल को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है ना, कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के जो है वो अदल करना ही सबसे जरूरी है और आला व अरफा है। ठीक है। अच्छा, अफसाना के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि अफसाना जो है वो एक मुख्तसर कहानी है जिसे मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में हम लोग जो कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें मुकम्मल स्टोरी जो है वो सामने आ जाती है। अब हम इसकी बुलंदख्वानी स्टार्ट करेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। अब दो लोगों की यहाँ पे बात हुई है जिनमें एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। ठीक है। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। बड़ा याराना, याराना मीन क्या है, दोस्ती। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। साजे में खेती होती थी। साजे में खेती होती थी यानी साजे मतलब शराकतदारी में, यानी शराकत में एक दूसरे के साथ वो खेती यानी खेती बाड़ी होती थी। लेन देन में भी कुछ साझा था, यानी कर्ज एक दूसरे से लेन देन करना भी, यानी कह लेंगे बहुत ही गहरी दोस्ती थी कि जिसमें वो हर चीज एक दूसरे के साथ क्या करते थे, शेयर करते थे, बांटते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है। खेती बाड़ी करने में भी वो एक दूसरे के साथ लेन देन का निजाम करते थे। लेन देन में भी कुछ साझा था, यानी अगर कर्ज वगैरह लेना होता था तभी वो एक दूसरे से लेते थे। एक वो दूसरे पर कामिल एतमाद था। दोनों को एक दूसरे पर कामिल, कामिल का मतलब क्या होता है, मुकम्मल, यानी भरोसा होना, मुकम्मल तौर पर एतमाद था दोनों को एक दूसरे पर। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए। जुम्मन, शेख जुम्मन जो है और अलगू जो चौधरी हैं, जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, यानी उन्होंने अपना पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी वो अपने दोस्त अलगू को दे दी कि हज के बाद जो है, यानी वो हज करने गए हैं तो उनके बाद जो है उनके घर का सारा यानी सारी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, जुम्मन की। और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। इसी तरह से जब अलगू कहीं बाहर जाता थोड़े दिनों के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए तो वो भी अपने घर की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दे जाता, जुम्मन को। इस दोस्ती का आगाज यानी इस दोस्ती की शुरुआत जो थी इसी ज़माने में हुआ, आगाज इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पदरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू। आप देखें, कहता है कि इस दोस्ती की शुरुआत जो है वो तब हुई जब ये दोनों लड़के शेख जुम्मन और अलगू किसके वालिद के हुजूर यानी पदरे बुजुर्गवार यानी फादर बाप वालिद के, जब दोनों ही शेख जुम्मन के वालिद जिसका नाम था शेख जुमेराती के रूबरू यानी आमने सामने जानवे अदब तय करते थे। जानवे अदब का मतलब होता है मुअद्दब होकर बैठना शागिर्दी में, यानी मुअद्दब होकर बैठकर उनकी शागिर्दी में बैठते थे। ठीक है ना, समझ आ रही है आप लोगों को कि उनसे तालीम हासिल करते थे। किसके वालिद से, शेख जुम्मन के वालिद से जिनका नाम है शेख जुमेराती। रूबरू का मायने है आमने सामने और जानवे अदब तय करने का मतलब है मुअद्दब होकर शागिर्दी में बैठना। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की। अब जो अलगू चौधरी था उसने तो अपने उस्ताद की बहुत खिदमत की। उस्ताद कौन था, शेख जुम्मन का वालिद था जिसका नाम था शेख जुमेराती। ठीक है, उसने शेख जुमेराती की बहुत ज़्यादा खिदमत की। खूब रकाबियाँ मांझी। रकाबियाँ मांझी का मतलब है, रकाबियाँ कहते हैं प्लेटों को, यानी कि अपने जो है उस्ताद के उसने घर के काम भी किए। ये नहीं है कि उसने जो है वो उस्ताद की खिदमत जो है बगैर किसी काम के की या सिर्फ उन्हीं की खिदमत की उस्ताद की, बल्कि उनके घर के काम भी किए। प्लेटें मांझी, खूब प्याले धोए। इनका हुक्का दम ना लेने पाता था। पता है ना जो बुजुर्ग हजरात होते हैं वो हुक्का पीते हैं कि मुसलसल चलता था उनका हुक्का, कभी भी ठंडा नहीं होता था। इनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। पुरानी वज़ा यानी कदीम रिवायात को फॉलो करने वाले। ठीक है ना, उनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। किसकी बात हो रही है, अलगू के बाप की।
यानी कहते हैं कि तालीम के मुकाबले में मुझे उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। उसका जो बाप था वो ये सोचता था कि तालीम हो ना हो लेकिन उस्ताद की खिदमत जो है वो बहुत ज़रूरी है। उस्ताद की खिदमत करके ही जो है शागिर्द बहुत ज़्यादा फैज़याब हो जाता है। अलगू के जो वालिद थे उनका ये मानना था। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ चाहिए, यानी उनका कहना था कि तालीम से भी बढ़कर चीज़ जो है वो ये है कि उस्ताद अपने शागिर्द को दुआ ही दे दे, तो उस्ताद की दुआ ही बहुत लग जाती है। जो कुछ होता है फैज़ से होता है। वो कहते हैं कि उस्ताद की दुआ से ही सारा कुछ होता है, तो जो कुछ भी है वो उस्ताद के फैज़ यानी बरकत से। फैज़ के बहुत सारे मायने हैं, फ़ायदा भी है बरकत भी है कि उस्ताद की यानी दुआ देने की बरकत से ही है सारा कुछ। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ, फिर उसके वाले ये भी कहते हैं, और अगर अलगू पर उस्ताद के यानी फैज़ या वो दुआएं जो उसके उस्ताद ने दी होंगी उसका असर ना हुआ तो इसे तस्कीन थी। तो वो इस बात से ही मुतमईन थे कि तहसील इल्म का यानी इल्म हासिल करने का कोई दकीका उसने फ़रोग़दाश्त नहीं किया। कहता है कि अगर दुआ या फैज़ का असर ना हुआ तो इस बात से ही मुतमईन थे कि इल्म हासिल करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ठीक है, दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं किया का मानी है कोई कसर बाकी ना छोड़ना। ठीक है, इसकी तकदीर ही में ना था, यानी उसने तो जो है तालीम हासिल करने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन अगर फिर भी दुआओं का असर नहीं होता तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि इसकी किस्मत में ही ना था। आगे क्या है, शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले। अब जो शेख जुमेराती थे, जो जुम्मन के वालिद थे, वो किस बात में बिलीव करते थे? शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में, यानी दुआ देने के मुकाबले में और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे। ताज़ियाने यानी कोड़े बरसाने, डंडे मारने के, सख्ती से यानी सख्ती के कायल थे, और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। और जुम्मन जो उनका बेटा था शेख जुमेराती का, उस पर वो अच्छा इस्तेमाल करते थे ताज़ियानों का, कोड़ों का, डंडों का। ठीक है ना, इसी का ये फैज़ था कि आज जुम्मन के कुर्बो जवार के मवाज़ात, कुर्बो जवार का मानी है इर्द गिर्द, और मवाज़ात कहते हैं गाँव को। मौज़ा की जमा है ये, और मौज़ा की जमा है मवाज़ात यानी गाँव में पुरसिश होती थी। वो कहता है कि इसी की वजह से उसके वालिद ने जो है उसकी खूब धुलाई की, इसी की वजह से जो है, इसी की बरकत से आज क्या है कि जुम्मन जो है इर्द गिर्द के गाँव में उसकी बड़ा उसका असर रसूख था, बड़ी उसकी पूछ गुछ थी। ठीक है ना, पुरसिश का मतलब होता है पूछ गुछ होना, यानी जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, जानने लग जाएं। ठीक है, कुर्बो जवार का मायने है इर्द गिर्द। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी, इनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी। मलकियत का मायने क्या होता है? जायदाद होना। मगर गरीब का वारिस कोई ना था, मगर कोई उसकी औलाद ना थी कि जिसको जो है वो ये अपनी जायदाद जो है आगे उस के बच्चे में जो बच्चे के नाम हो जाती, उसकी कोई औलाद ना थी। ठीक है ना, जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज बाग दिखाकर, सब्ज बाग दिखाना क्या होता है? धोखा देना किसी को। ठीक है ना, सब्ज बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली। अब जुम्मन ने क्या किया? जुम्मन ने खाला को बड़े जी उसके साथ बड़े वादे किए कि वो खाला की बहुत खिदमत करेगा वो भी और उसकी बीवी भी। तो उसे धोखा दिया, यानी वादा तो कह लें कि दिल में जो है वो मुनाफकाना ही सोच हुई ना, कि उसको सब्ज बाग दिखाए, धोखा देकर जो था वो सारी मलकियत, सारी जायदाद अपने नाम करा ली। जब तक हिबानामा, हिबानामा कहते हैं उस दस्तावेज को जिसमें जो है किसी को कोई चीज़ अता करने वाला जो कागज़ होता है, हिबानामा। ठीक है ना, वो है। रजिस्ट्री ना हुई थी। रजिस्ट्री का मतलब क्या है? कानूनी इंदराज। हिबानामा का वो है कि वो दस्तावेज या कागज़ जिसमें किसी चीज़ को अता करने का इकरार किया जाए, यानी अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके लिए जो कागज़ या दस्तावेज जो इस्तेमाल किया गया है वो कहलाएगा हिबानामा। और रजिस्ट्री का मायने है फिर उस हिबानामा को कानूनी उसका इंदराज भी होता है। जाहिर बात है हम कानूनी तौर पर उसको, जिस तरह आप लोगों ने स्टाम्प पेपर का नेम सुना होगा, ठीक है ना, फिर उसको उसका कानूनी इंदराज जो है वो रजिस्ट्री कहलाएगा। पर रजिस्ट्री ना हुई थी,
ठीक है, यानी उसने कागज पर तो उसको अदा कर दिया था, इकरारनामा लिख दिया था कि ये जो मलकियत है वो जुम्मन को दे दी गई है, लेकिन अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, यानी कानूनी तौर पर उसको जो है वो सबमिट नहीं करवाया गया था। ठीक है, खाला जान की खूब खातिरदारियां होती थी, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं ना हुई थी, जब तक कानूनी इंदराज नहीं हुआ था उस पेपर का, तब तक उन्होंने ना जुम्मन ने और उसकी बीवी ने खाला जान की बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ा की। खातिरदारी का मतलब खातिर तवाज़ा करना। खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते थे उनको, बहुत अच्छे अच्छे जो थे पकवान खिलाए जाते थे, चटपटे सालन यानी स्पाइसी फूड, उनको अच्छे कहने के मुर्ग मुसल्लम जो खाने थे वो बना के दिए जाते थे। मगर पगड़ी की मोहर होते ही, पगड़ी यानी जैसे ही उसकी तस्दीक हो गई, जैसे ही रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, इसकी खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई, मोहर लग गई। यहाँ दो मोहर का इस्तेमाल हुआ है, दो दफ़ा मोहर लफ्ज़ का, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको बगौर देखना है कि जुमले के मुताबिक उसका मायने क्या बन रहा है। एक में इसका मायने बन रहा है जैसे है, मगर पगड़ी की मोहर होते ही मतलब तस्दीक होते ही। अब दूसरी जगह उसने कह दिया कि इसकी खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई। अब दूसरी जगह पे वो जो मोहर है इसका मायने बन रहा है पाबंदी लग जाना, मना हो जाना, रुक जाना। ठीक है ना, कि जैसे ही जायदाद की तस्दीक हो गई कि उसके नाम जायदाद हो गई है, साथ ही उसने जो है वो खाला जान की खातिरदारियों को भी खातिर तवाज़ा करनी बंद कर दी। जुम्मन की अहलिया बी फहमी ने रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जुम्मन की जो बीवी थी फहमी, उसने खाला के सालन की मिकदार इतनी कम कर दी कि उससे जो थी रोटी भी यानी खाई नहीं जाती थी, जितनी उसको रोटी दी जाती थी उससे भी कम उनको सालन दिया जाता था। उसके बाद है कुछ दिनों तक खाला जान ने और देखा, कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए और खाला जान ने देखती रही, मगर जब बर्दाश्त ना हुई, लेकिन जब जो है काम जो है वो हद से आगे चला गया या बात हद से बढ़ गई तो जुम्मन से शिकायत की। तो सबसे पहले उसने अपने भांजे जो है वो जुम्मन से इस बात की शिकायत की। जुम्मन सुलह पसंद आदमी था, यानी अमन पसंद आदमी था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये औरतों के मामलात हैं, इसमें जो है वो इसका कोई अमल दखल नहीं है, यानी उसने मुदाखलत नहीं की। ठीक है, कुछ दिन तो रोद होकर काम चला। अब खाला जो थी वो बेचारी कुछ दिन तो उसने ऐसे ही रोद होकर काम चलाया। आखिरकार एक रोज़ खाला जान ने जुम्मन से कहा, एक दिन फिर आया कि खाला जान जो थी उसकी बर्दाश्त की इंतहा हो गई, तो उसने अपने भांजे जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा, यानी मैं मज़ीद तुम्हारे साथ जो है वो रह नहीं सकती, तुम मुझे रुपए दे दिया करो। कहती है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब गुजारा नहीं कर सकती, निभा नहीं कर सकती, तो तुम मुझे कुछ रकम दे दिया करो ताकि मैं अपना खाना वगैरह खुद बना लिया करूँ। जुम्मन ने बेइतनाई से जवाब दिया, बेइतनाई यानी लापरवाही से, यानी किसी की बात को कोई कह लें कि इम्पोर्टेंस ना देनी। ठीक है ना, रुपया कहाँ, यहाँ रुपया क्या यहाँ फलता है? कहता है अब जुम्मन की हठधर्मी आगे से देखो कि आगे से खाला को कह रहा है कि रुपया जो है क्या यहाँ पे फलता है, मतलब उगता है। ठीक है, सफ़ा नंबर 37। खाला जान ने बिगड़ कर कहा, फिर खाला को भी गुस्सा आ गया, थोड़ा सा गुस्से में आकर उसने कहा, तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं, कि मुझे जो है वो राशन पानी, नान नमक यानी रोटी सालन, राशन वगैरह चाहिए या नहीं। जुम्मन ने मजलूमाना अंदाज से जवाब दिया। फिर उसने बड़ा मजलूम यानी कि बहुत ही मजलूम बनकर उसने जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। आगे से फिर उसे तंजिया अंदाज से कहता है कि बिल्कुल आपको तो नान नमक चाहिए, रोटी सालन चाहिए, तो फिर ऐसा है कि तुम मेरा ही खून चूस लो। ये थोड़े ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेकर आई हो। यहाँ पे तलवीह का इस्तेमाल हुआ है, ख्वाजा खिज़र की हयात। ख्वाजा खिज़र की हयात यानी तो कहता है कि किसी को पता था कि तुम इतनी लंबी ज़िंदगी लेके आई हो, कि तुम्हारी इतनी लंबी उम्र है। ठीक है ना, खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। अब अगर किसी को कहा जाए कि तुम अभी तक मरा, कि क्यों नहीं मरती, अभी तक क्यों नहीं मरी, या इतनी लंबी ज़िंदगी होगी, तो ये तो फितरी बात है, कुदरती अमर है कि इंसान को जो है वो गुस्सा तो आता है। गुस्सा आने से भी ज़्यादा क्या होगा, दुख होगी, तकलीफ होगी कि हम दूसरों पर बोझ हो गए। अब
खालाजान अपने बनने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर, जामे से बाहर होना यानी गुस्से में आ जाना, पंचायत की धमकी दी। अब वो भी गुस्से में आ गई और उसने भी कहा कि मैं पंचायत बिठाऊंगी, यानी लोगों को बुलाकर फैसला करवाऊंगी। जुम्मन हंसे, बड़ा मतलब वो मुस्कुराया। वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। यानी वो इतना, यानी कि कह लेंगे इतना मुस्कुराया फातिह, यानी वो पहले ही जैसे उसे पता था कि खाला जो है ये जो धमकी दे रही है इसकी किसने बात सुनी है, कब कोई जाएगा इसकी पंचायत में। कि उसे मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन, कहने के कामिल यकीन था कि ये जो खाला मुझे धमकी दे रही है ये तो इससे हो ही नहीं पाएगा, ये तो होना ही नहीं है। तो वो फातिहाना मुस्कुराता है, हंसता है आगे से, ठीक है ना। तो आगे उसने एक मिसाल दी है कि जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ ले जाते हुए देखकर नजर आती है। हाँ हाँ जरूर पंचायत करो। फिर आगे से उसे तंजिया कहता है कि हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं, फैसला हो ही जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी दिन रात का झगड़ा जो है वो पसंद नहीं। ये कौन कह रहा है? जुम्मन कह रहा है। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी? किसके हक में उठेगी? पंचायत की सदा यानी पंचायत का फैसला। सदा का मायने वैसे आवाज होता है, तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि पंचायत की आवाज, इसका मायने तो इसका आवाज है, लेकिन मफहूम इसका क्या बनेगा कि पंचायत का फैसला किसके हक में उठेगा यानी किसके हक में होगा। इसके मुतालिक शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था। अंदेशा यानी डर। इस बात का मतलब ये है कि उसे मुकम्मल यकीन था कि पंचायत ने जो है उसी के हक में फैसला करना है। उसकी वजह ये थी कि शेख जुम्मन का जो असर और रसूख था गांव में बहुत ज़्यादा था और तकरीबन गांव का हर पर्सन जो था, जितने भी अशखास थे या जितने भी लोग थे उनके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे थे और सारे ही उसके किसी न किसी एहसान में जो थे वो दबे हुए थे। तो इसलिए उसको मुकम्मल यकीन था कि अगर पंचायत हिला के भी गई तो फैसला तो उसी के हक में होना है। ठीक है बेटा। इसके मुतालिक शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था, यानी वो उससे कोई डर नहीं था कि जो है वो पंचायत किसके हक में फैसला देगी। इनके अंदर से उसको ये बात, इस बात का यकीन था कि पंचायत अगर लगी भी तो पंचायत ने मेरे हक में ही फैसला देना है। कुर्बो जवार में ऐसा कौन था? अब आगे वो वजह बयान कर रहा है कि क्या वजह थी कि शेख जुम्मन को इतना यकीन था कि फैसला जो है उसी के हक में होगा। कुर्बो जवार में ऐसा कौन था? कहता है इर्द गिर्द यानी जितना भी उनका इलाका था उसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इनका शर्मिंदा मिन्नत ना हो, यानी जो इनके एहसान तले दबा हुआ ना हो। कौन था जो इनकी दुश्मनी को हकीर समझे, यानी किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इनसे दुश्मनी मोल ले। दुश्मनी को हकीर समझना यानी हकीर का मतलब क्या होता है? कम तर। तो इसका मफहूम यही बनेगा कि किसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि शेख जुम्मन से जो है वो दुश्मनी मोल ले। किस में इतनी जुर्रत थी जो इनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। अब उसको इस बात का भी यकीन था कि पंचायत तो होगी ही नहीं, कोई भी जो है वो इससे दुश्मनी कर मोल ले ही नहीं सकता शेख जुम्मन से। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए। लकड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है? लाठी, असा। ठीक है, लाठी लिए आसपास के गांव के चक्कर लगाती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। अब बुजुर्ग खातून थी वो, तो जब उन्होंने इतने सारे चक्कर लगाए तो उनकी जो कमर थी वो ही कहने के टेढ़ी हो गई, यानी कमर का झुक जाना। एक कदम चलना मुश्किल था मगर बात आ पड़ी थी, यानी वो इस कदर थक गई थी बेचारी कि उनसे एक कदम भी और नहीं चला जा सकता था, लेकिन बात उनके सर पर ये बात जो आ पड़ी थी, ठीक है ना, ये मसला जो उनको दरपेश हो गया था, इसका तस्फिया जरूरी था। तस्फिया मीन फैसला। कहती है कि जब ये मसला आन पड़ा है तो फिर इसका फैसला भी बहुत जरूरी है। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख यानी रसाई और मंतक पर कामिल एतमाद था। मंतक में दलील। अब उसे इस बात पर बड़ा यकीन था कि अगर पंचायत होती भी है तो वो अपनी, एक तो जितने भी पंचायती होंगे सारे के सारे उसको जानते हैं। फिर दूसरी बात वो ये कहता है कि मंतक वो ऐसे दलाइल देगा कि जो पंचायत के अरकान हैं वो उसी के हक में फैसला करेंगे। उसे अपनी ताकत पर भी यकीन था, रसाई पर भी यकीन था और दलील पर भी यकीन था। वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए, यानी उसने ये कहा कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है कि मैं किसी के सामने जाऊं कि कोई मेरे हक में भी फैसला करे, क्योंकि सारे के सारे पहले ही
मुझसे जो है वो कह लें कि मेरे एहसान तले दबे हुए हैं। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश यानी अपनी अकल के मुताबिक तो गिरियाजारी करने में कोई कसर ना उठा रखी। गिरियाजारी करना का मतलब क्या है? आवाजारी करना, रोना धोना, यानी वो बेचारी जितना कर सकती थी उतना रोई धोई लोगों के सामने, कोई कसर ना उठा रखना यानी कसर बाकी ना रहना, यानी हत्तल इम्कान जो है वो कोशिश करना। खूबिये तकदीर यानी खूबिये तकदीर, तकदीर यानी अच्छी होना, खुशकिस्मत होना, कोई इस तरफ माइल ना हुआ। यहाँ पे ये तंजन इस्तेमाल किया गया है, खूबिये तकदीर। ये खूबिये तकदीर यानी अच्छी किस्मत तो बेचारी की नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तंजन इस्तेमाल किया गया है कि खूबिये तकदीर कोई इसकी तरफ माइल ना हुआ। जब वो लोगों के घर गई और उनसे कहा कि मेरी पंचायत में आना, तो किसी ने भी उसकी बात ना सुनी कि कोई भी उसकी तरफ माइल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हाँ हूँ कहकर टाल दिया, किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया, किसी ने हूँ हाँ कर दिया, तो किसी ने क्या किया कि उसी को बुरा भला कह दिया। चारों तरफ से घूम घुमाकर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई। अब क्या किया कि बुढ़िया सबके पास गई, तो आखिर में वो किसके पास आई? अलगू चौधरी। अलगू चौधरी कौन है? जो जुम्मन का गहरा दोस्त है। लाठी पटक दी और दम लेकर कहा, उसने लाठी अपनी एक तरफ रखी और सांस लेकर कहा, बेटा। फिर उसको वो बुलाती है, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। यहाँ पे एक इल्तिजा है, ठीक है ना, इल्तिजाइया फिक्रात हैं। वो कह रही है, कैसे इल्तिजा कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना, कि थोड़े से वक्त के लिए मेरी पंचायत में तुम भी आ जाना। अलगू बेरुखी से बोले। अब वो भी आगे से उसका, चूंकि उसका दोस्त था, उसके दोस्त के खिलाफ जो है वो पंचायत बुलाई जा रही थी, तो आगे से उसने भी बेरुखी का रवैया जो है वो अपनाया और आगे से कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही, मैं क्या करूंगा? अगर बहुत सारे और लोग तो आ ही जाएंगे ना। तो खाला ने हाँक कर कहा, यानी उनको सांस उनका जो था फूल रहा था, तो उसने कहा, अपनी फरियाद। फरियाद का मतलब यहाँ पे क्या है? फरियाद, यानी अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। कहती है कि मैं तो अपनी फरियाद जो है वो अपनी सबके सामने मैंने रख दी है, डाल आई हूँ, लेकिन आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। अलगू ने जवाब दिया, यूं आने को मैं भी आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। फिर वो आगे से कहता है कि यूं आने को मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत में कुछ नहीं बोलूंगा। खाला ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? अलगू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? कहता है कि मैं अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी अपनी तबीयत, जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं सकता। कहता है कि जुम्मन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं इससे अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना लगाया। ताक कर निशाना लगाना, ठीक जगह पर निशाना लगाया, यानी दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त बात कह देना। यहाँ पे मफहूम इसका बनेगा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? आगे से बुढ़िया कहती है कि बेटा क्या तुम अपनी दोस्ती के डर की वजह से, कि दोस्ती खत्म हो जाएगी, इस डर की वजह से क्या तुम ईमान की बात ना कहोगे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। अब जुम्मन ने जो है वो पंचायतियों के लिए जो है वो अच्छा माहौल बना दिया, यानी हुक्का पानी का भी इंतजाम कर दिया, एक चटाई भी बिछा दी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे, यानी हकारत से और बड़े कह लेंगे मुतकब्बराना अंदाज से वो जो था अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी दी ने हाज़रीन को मुखातिब करके कहा, आज हमने रीडिंग में यहीं तक कर ली है, सफ़ा नंबर 37 तक। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है ये देखें बेटा। नेक्स्ट जो है रीडिंग इसकी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की होगी। आप लोग अपने होमवर्क पे आए। होमवर्क में आप लोगों का सबक नंबर 6 अब ये लिखा है सबक नंबर 6। इसका मतलब ये है कि जितना लेसन मैंने पढ़ाया है इसी लेसन के MCQs आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन जो है इस लेसन तक जो आ रहे हैं आप उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। खत नंबर आप लोगों का 4 और 5 है, कहानी नंबर 5 और 6 आप लोगों ने करनी है, और मुकालमा नंबर 3 तैयार करना है। सबक नंबर 6 में से इस पेज तक आप लोग MCQs तैयार कर लोगे, मुसन्निफ के तारुफ के और सबक के, सफ़ा नंबर 37 तक, ठीक है। यहाँ तक यही हो गया आप लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से अपना वर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।